हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने सारे अपने ब्रांच को कवर अप कर लिया है। हम जो छोटे-छोटे हमारे बिंदु रह गए थे, हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे थे। अब चाहे वो आपका टेक्सटाइल से कोई बिंदु रह गया हो, कोई टॉपिक रह गया हो या आपका कोई होम मैनेजमेंट का कोई भी पॉइंट रह गया हो, एक्सटेंशन एजुकेशन का रह गया हो। हमने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ब्रांच थे, सबको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। एक बार आपने एक्सटेंशन एजुकेशन से स्टार्ट किया, आपने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा, फिर आपने होम मैनेजमेंट देखा, फिर आपने टेक्सटाइल या फिर न्यूट्रिशन साइंस पहले देखा, उसके बाद हमने सीडी देखा, इसी के साथ-साथ हमने हेल्थ साइंस को अलग से पढ़ा, फिर हमने फिजियोलॉजी के भी पार्ट को कवर अप किया। तो इतने सारे ब्रांचों को हमने पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है। और जो भी हमारे अभी हाल-फिलहाल में हम ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारे जब हमने ब्रांच देखा था तो उसमें नहीं देखा था। तो हमने एक बार अपने सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया है। कल हमने जो बात किया था वो आपके राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में चर्चा किया था कि ये मनाया क्यों जाता है, कब से ये मतलब क्यों मनाया जा रहा है, कहाँ पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस स्थान से हुई, किस समय हुई, हमने इन सारी बातों को चर्चा किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो क्या करते हैं? इन 1 हफ्तों के दौरान हम करते क्या हैं, हमने इस बारे में भी बात किया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चल रहे थे कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो जो कल की हमारी क्लास हुई थी, आपने देखा उसमें से कुछ नहीं तो कम से कम दसों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कल के ही टॉपिक से, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, यहीं से हमारे दसों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और ये 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, जो कि किसी एक एग्ज़ाम में नहीं, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। तो कल का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आप सभी ने क्लास ली होगी, अगर नहीं ली है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। ठीक? आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, सबसे पहले थोड़ी-सी चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी हाल-फिलहाल में आया है। तो थोड़ा-सा हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ-साथ हम ये जो हमारा खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, साथ ही साथ कपास दिवस के बारे में थोड़े-से हम बात करने वाले हैं। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं पर आज की हमारी क्लास टिकी हुई है। कल की क्लास में आपको बता दूँ, कल की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु को देखने वाले हैं, जो कि आपके किसी एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो हम पिछले लगभग 20-25 दिन से पढ़ रहे हैं, वो हमारे मिक्स अप ब्रांच के चल रहे हैं। मतलब थोड़ा पार्ट हमारा टेक्सटाइल का रह गया था, हमने उसको कवर अप किया। होम मैनेजमेंट के कुछ पार्ट रह गए थे, उसको देखा हमने। न्यूट्रिशन साइंस के अगर हमारे कुछ पार्ट रह गए थे, उसको भी देखा। चाइल्ड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड हमने कल एक पॉइंट देखा था। तो ऐसे-ऐसे हमने अपने सारे जो भी हमारे पॉइंट बच रहे थे, सबको हमने देख लिया है। और मैंने आपको बताया था कि आपके चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट बनी है, जिसको मैंने महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से उस फ़ोल्डर को बनाया है। तो वहाँ पर आपको एक क्लास पहले से ही दे रखी है, जो कि है आपका एसडीजी का। ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये क्लास भी आपकी उसी फ़ोल्डर में जाने वाली है। तो आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। हालाँकि आज जो हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसके बाद हमारे कुछ पॉइंट बचेंगे, जिनको हम कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे यानी कि दीपावली के बाद जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब हम वहाँ पर चर्चा करेंगे होम मैनेजमेंट से। होम मैनेजमेंट आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
आपका होम मैनेजमेंट हो या एक्सटेंशन एजुकेशन हो, ये जो दोनों ब्रांच हैं आपके, ये काफ़ी छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भर-भर के पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी ब्रांच को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे ब्रांच इम्पोर्टेंट हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक प्रकार से बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही छोटा ब्रांच है आपका, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रखा है, हम बात करेंगे अब होम मैनेजमेंट की। हालाँकि अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम है हाल-फिलहाल में, तो वो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, हर ब्रांच आपका कवर अप किया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और वैसे भी अगर आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार जाकर पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप जब साथ-साथ चलेंगे तो आपका रिवीज़न होता रहेगा। और एक ज़रूरी बात, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले नहीं तो छोड़ दीजिए, अभी हम पहले अपनी क्लास को देख लेते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे हम, ठीक? चलिए, अब हम बात करते हैं अपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये क्या होता है? तो ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल-फिलहाल में ये इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर रहा अपना भारत, ठीक? तो जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है आपका? जीएचआई, ध्यान रखिएगा, जीएचआई का फुल फॉर्म है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक? ये एक ऐसा उपकरण है जिससे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। अब ये जो हम जीएचआई यानी कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना। देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तरों की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना और दुनिया के उन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करना जहां भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहां भूख को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता है। मतलब ये कुल मिलाकर पूरे देश में भुखमरी के स्तर को बताने का कार्य करता है और साथ ही साथ ये जागरूकता फैलाता है कि किस तरह से ये प्रयास भी करता है कि किस तरह से भुखमरी को खत्म किया जाए। भुखमरी के लिए ये काफ़ी प्रयास करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये करता क्या है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो ये हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए? जो वैश्विक स्तर पर जो ये भूख है उसको मापने के लिए किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। ये जो हमारा जीएचआई है यानी कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, समझ बढ़ाना उनकी, साथ ही साथ देश और क्षेत्र के बीच भूख के स्तरों की तुलना भूख के स्तरों की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना और दुनिया के उन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करना जहां भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहां भूख को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपने देखा कि इसकी बात यानी कि भूख को खत्म करने की बात एसडीजी में भी की गई है। एसडीजी के 17 गोल रखे हैं, उन 17 गोलों में से एक गोल ये भी रखा गया है आपका कि भूखमरी को खत्म किया जाए।
एसडीजी क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कल नहीं, 2-3 दिन पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार क्लास जाकर ज़रूर लीजिएगा कि ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। वहाँ पर हमने कुछ और टर्म की चर्चा की थी, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को भी ध्यान रख सकते हैं। और सस्टेनेबल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, जो संडे की क्लास हुई थी। तो संडे की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, हमने काफ़ी कुछ नया सीखा था वहाँ पर। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। चलिए, अब हम थोड़ी-सी बात ये करते हैं। अब हमने तो ये देख लिया कि ये जो हमारा जीएचआई है, यानी कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये होता क्या है और क्यों किया जाता है इसका, ये क्यों बनाया गया है? अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा जीएचआई है, इसकी गणना कैसे की जाती है? कैसे कोई पता लगाता है कि जीएचआई की गणना कैसे होती है? तो प्रत्येक देश के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है। जो आपका ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके स्कोर की जो गणना की जाती है, वो एक सूत्र के आधार पर की जाती है, जिसमें 4 संकेत आपके सम्मिलित होते हैं, जो मिलकर भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हैं। इसमें आपके कुल मिलाकर 4 संकेत सम्मिलित हैं। इन्हीं 4 संकेतों को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो हमारे 4 संकेत दिए गए हैं, ये क्या-क्या हैं? तो सबसे पहला संकेत है आपका आधे पेट खाना। आधे पेट खाना यानी कि अल्प पोषण। अल्प पोषण, अभी जब कल आपने चर्चा किया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में, तब भी हमने वहाँ पर इस टर्म को समझा था कि अल्प पोषण क्या है। अल्प पोषण यानी कि जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है। वैसे कल हमने बात की थी कुपोषण की। कल हमने जो बात किया था वो कुपोषण पर किया था, और हमने ये देखा था कि जो हमारा भारत है, वो दोहरे कुपोषण के भार को उठा रहा था, जिसमें आपने ये नाम सुना था क्या? जिसमें आपने अल्पपोषण और अतिपोषण का नाम सुना था। अल्पपोषण जिसमें लोगों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति भर का भी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा था। और अतिपोषण क्या था? अतिपोषण वो था जिसमें लोग अपनी जितनी उनकी आवश्यकता है उससे अधिक खा रहे थे। तो ये जो आपका इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें सबसे पहला क्या देखा जाता है? आधे पेट खाना यानी कि अल्प पोषण, जिन्हें जैसे ऐसे लोग हैं, जो ऐसी जनसंख्या है जिनको उनके हिस्से का कैलोरी सेवन अपर्याप्त मिलता है, पेट भर नहीं मिलता है। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा इसी में है बाल बौनापन। ये भी देखा जाता है बाल बौनापन। तो बाल बौनापन है क्या? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हिस्सा जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। यानी कि ऐसे बच्चे, बौना बच्चा वो होता है, जैसे जब आप इसमें देखते हैं तो जो 5 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चे हैं, जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है, उनके उम्र के हिसाब से कम है। बौना बच्चा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से अपनी लंबाई को नहीं प्राप्त करता है, तो उसी को तो हम बौना कहेंगे। जैसे कोई एक 20 साल का बच्चा है और उसकी लंबाई यही कोई करीब-करीब 2.5 फीट, 3 फीट ऐसे है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बौना ही तो कहते हैं। तो वही जो बच्चा अपनी, जैसे 5 वर्ष का बच्चा है, यहाँ पर चेक 5 वर्ष के बच्चे तक किया जाता है। तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जिनकी ऊँचाई उनके उम्र के हिसाब से कम होती है, तो उनको देखा जाता है, और ये दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। मतलब बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको अभी कुछ दिनों से पोषण नहीं मिल पा रहा है। ऐसा जो बाल बौनापन है, ये दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाने का कार्य करता है।
फिर आता है आपका बाल दुर्बलता। तीसरा क्या है आपका? बाल दुर्बलता। बाल दुर्बलता यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का अनुपात जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात से कम है, ये भी आपके तीव्र कुपोषण में रहते हैं। तो जिनकी लंबाई कम है, हम उनको देखते हैं। जिनका वजन कम है, जैसे 5 वर्ष का बच्चा है, उसके उम्र के और बच्चों से उसका जो लंबाई है, या लंबाई तो ख़ैर हमने देख लिया, लंबाई के हिसाब से उनका वज़न काफ़ी कम होता है, तो ये भी आपके तीव्र कुपोषण के अंतर्गत आते हैं और हम इनको भी इसमें चेक करते हैं या सम्मिलित किया गया है। अगला जो है आपका, वो है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर, अच्छा ये जो आपका बाल मृत्यु दर निकाला जाता है, ये कितने बच्चों पर निकाला जाता है? जैसे 1000 बच्चों पर, 1,00,000 बच्चों पर, 100 बच्चों पर, कितने बच्चों पर निकाला जाता है? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर क्या है? अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा, जो कि आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। जैसे अब ये जो आपका बाल मृत्यु दर है, ये जो 5 साल तक के बच्चे हैं, यहाँ पर 5वां जन्म दिवस दिया गया है, इसका मतलब 5 वर्ष तक के। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर हर चीज़ जो कि बच्चों से रिलेटेड है, हम उसको 5 वर्ष तक काउंट कर रहे हैं। यानी कि हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसमें अगर बच्चों की देख रहे हैं, तो उसमें 5 साल तक उनकी उम्र को रखा जाता है। तो ये जो आपका बाल मृत्यु दर है, इसमें ऐसे बच्चे को शामिल करते हैं जो कि 5 वर्ष की आयु के अंदर उनकी मृत्यु होती है, जो कि कारण हो सकता है आपके आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के दोनों के मिश्रण हो सकते हैं। तो जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है, तो इन्हीं 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। भुखमरी का पता लगाना है हमें, कुपोषण का पता लगाना है हमें, तो क्या करते हैं, जो हमारे 5 वर्ष के बच्चे हैं, इन्हीं पर हम अपना क्या करते हैं, इन्हीं इन्हीं को देखकर निकालते हैं, ठीक? इन्हीं को सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं से निकाला जाता है। तो आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में क्या समझा कि ये क्या होता है? इसको निकालने के लिए हम किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि जो गणना जब हम करते हैं, तो किन-किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें आपने 4 संकेतों को सम्मिलित किया। एक तो आपने अल्प पोषण देखा, दूसरा आपने देखा बौनापन यानी कि बाल बौनापन, तीसरा आपने देखा बाल दुर्बलता और चौथा आपने देखा बाल मृत्यु दर। इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं, ठीक? चलिए, ये तो हमने थोड़ी-सी बात कर ली किसकी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया शायद कि जो हमारा भारत है, 2024 में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, थोड़ा-सा इसे नोट डाउन करिएगा। 2024 में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें 127 देशों में से आपके भारत का 105वां स्थान रहा, ठीक? थोड़ा-सा इस डाटा को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक? तो ये जो आपका 2024 का डाटा है, इसमें 105वें स्थान पर था। ज़रा एक बार मुझे आप बताएँगे 2023 जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, तब उसमें भारत ने कौन-सी रैंक को हासिल किया था? ठीक? चलिए, ये हमारा एक कह सकते हैं एक टॉपिक समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। हम 3 बिंदु पर ही चर्चा करने वाले हैं। क्लास आपकी छोटी होने वाली है और बहुत बड़ी क्लास आपकी नहीं होने वाली है। तो थोड़ा इसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब अगली बात करते हैं हम विश्व खाद्य दिवस के बारे में। विश्व खाद्य दिवस अभी हाल-फिलहाल में बीता है। हमने मनाया भी है, क्या? विश्व खाद्य दिवस। अच्छा, हम एक ये विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और एक हम मनाते हैं कुछ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
और साथ ही साथ हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के साथ-साथ हम क्या मनाते हैं, काफ़ी कुछ हमारे ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि हम मनाते रहते हैं। एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि हमने हाल-फिलहाल में विश्व मानसिक दिवस कब मनाया? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन इसी में हमें थोड़ा-सा और ऐड करना है एक, विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएँगे अगर आपको नहीं याद आ रहा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस हमने कब मनाया, तो एक बार जाइए और अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर चेक करिए। आप देखेंगे वहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण दिवस आपको बताए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो जो वहाँ पर आपको दिवस दिए जाते हैं, अगर हो सके, तकलीफ़ ना हो आपको, तो उन दिवस को कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलिएगा, ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं विश्व खाद्य दिवस की। विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं कब? 16 अक्टूबर की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जो आपका विश्व खाद्य दिवस है, ये मनाना कब से शुरू किया गया था? तो विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत अक्टूबर 1945 से हुई, जब खाद्य और कृषि संगठन इसका जब फाओ, अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो फाओ की स्थापना हुई। आपको पता है कि जो हमारा फाओ है, फाओ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। तो ये हम विश्व खाद्य दिवस तब से मना रहे हैं, कब से? जब हमने फाओ की स्थापना की, या जो हमारा खाद्य और कृषि संगठन है, जब इसकी स्थापना हुई, तभी से हम विश्व खाद्य दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमने खाद्य सुरक्षा की बात की थी। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, तो न्यूट्रिशन साइंस वाले फ़ोल्डर में जाएँगे और लास्ट में आपको ये क्लास देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक हैं, वहाँ से लिए गए हैं। डिक्टो वहीं से उठा लिए गए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको पता है, हर तरफ से भुखमरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और ये हमारे एसडीजी का भी गोल रखा गया है कि भुखमरी को हर तरफ से समाप्त किया जाए। तो ये जो हमारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? जो ये हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि भुखमरी और ये जो भूख है और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हर साल इस दिन विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हर दिन मतलब हर साल इसी दिन का मतलब वही 16 अक्टूबर को, जिस दिन हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, जो कृषि खाद्य उत्पादन और पोषण के महत्व को उजागर करता है। कुल मिलाकर कृषि से संबंधित, जो पोषण से संबंधित बातें हैं, उनके महत्व को समझाया जाता है, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। विश्व खाद्य दिवस, ये जो आपका विश्व खाद्य दिवस है, विश्व खाद्य दिवस लोगों को एकजुट करता है, ताकि वह खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें और भुखमरी के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें। यह दिन न केवल जागरूकता फैलाने का, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। ये जो आपका अ, ये जो हम खाद्य सुरक्षा ये विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ये दिन केवल आपका जागरूकता फैलाने के लिए नहीं मनाया जाता है, अपितु एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर होता है कि हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ठीक? तो ये क्या था आपका? ये आपका था कि जो हम मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं। बेसिकली हमारा जो मोटो है, जो हम उद्देश्य रखे हैं, वो भुखमरी को समाप्त करने का रख चुके हैं। ठीक? तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, भुखमरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। इसमें कुछ आपको 1-2 नाम ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा कि विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार क्या होता है? कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यानी कि किसे दिया गया या किसे दिया जाएगा।
अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो जो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार है, कैरी फाउलर कैरी फाउलर को विश्व की फसल जैव विविधता की विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरों से बचाव के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को जुटाने में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए 2024 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप करंट से जोड़ते हुए चलेंगे कि जो 2024 का आपका विश्व खाद्य पुरस्कार है, वो किसको दिया जाना है? तो जो विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार ये विश्व खाद्य पुरस्कार है 2024 का, वो दिया जाएगा कैरी फाउलर को। और इन्होंने किया क्या है? मतलब अगर हम पुरस्कार इनको दे रहे हैं, इन्होंने किया क्या है? तो जो आपके कैरी फाउलर हैं, इन्होंने विश्व की फसल जैव विविधता की विरासत को संरक्षित करने और सुरक्षित रखने तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरों से बचाव के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को जुटाने में उनके जो असाधारण नेतृत्व हैं, इसके लिए उनको विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक? थोड़ा-सा अगर हम इसमें और समझें, 2 पॉइंट मैंने लिया है। ये 2 पॉइंट आपका दूसरा क्या है? पहला तो आपने देखा कि किसे दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा। दूसरा है आपका मनकोंबू। मनकोंगू शंबा शिवन स्वामीनाथन को 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था मनकोंबू शंबा शिवन स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। सन 1967 से 68 के दौरान भारत में शुरू हुई पहली हरित क्रांति मुख्य रूप से महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के कारण ही संभव हुई। आपको पता है कि हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति का जनक हम एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। आपको एक बात बतानी है, ये हरित क्रांति का जनक तो हम किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। लेकिन श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक? तो यहाँ से आपने 3 से 4 पॉइंट को समझा। पहला ये कि 2024 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, वो किसको दिया जाएगा? दूसरा आपने ये देखा कि पहला जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार था, वो किसको दिया गया था? तो मनकोंबू शंबा शिवन स्वामीनाथन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और ये जो भारत में हरित क्रांति का कह सकते हैं जिसके कारण से संभव हुई, वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। और ये कब हुई? तो 1967 से 68 के दौरान में हुई थी। ठीक? तो ये आपके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा विश्व कपास दिवस। अब ये जो कपास दिवस है, इसके बारे में तो हम आपको बताएँगे कि ये कब शुरुआत हुई, किसके द्वारा हुई। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइएगा कि विश्व कपास दिवस आप मनाते कब हैं? इस क्वेश्चन को या इस बिंदु को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये हमने अपने क्वेश्चन में भी किया है और ये मैंने अभी आपको जिस दिन ये आपका विश्व कपास दिवस था, उसके 1 दिन पहले या बाद या उसी दिन हो सकता है, मुझे याद नहीं है। मैंने इसको आपके कम्युनिटी पोस्ट पर ये क्वेश्चन डाला था कि हम विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है, तो आपका जैसे मर्ज़ी वहाँ से आप मुझे खोज कर इसे बताएँगे, बड़े ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। आप चाहे गूगल पर जाकर देखिए और चाहे आप यहीं अपने बगल कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाइए, वहीं पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको और भी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएँगे। डेली हम कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन आपके लिए सेंड करते हैं। अगर आप वहाँ हर दिन क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो भी हर दिन आपके एक क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपने कपास विश्व कपास दिवस की।
ठीक? कपास के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है कि कपास का उत्पादन कैसे होता है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसमें हम कौन-कौन सी परिचर्याएँ करते हैं, कपास का उत्पादक देश कौन-सा है, कपास के जो हम कपास के रेशे को बनाते कैसे हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, इसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। जब हम टेक्सटाइल स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो पहला रेशा जब हम पढ़ते हैं, कहने का मतलब जो हम पहला रेशा स्टार्ट करते हैं, वो कपास से ही करते हैं। इसी को तो हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कपास दिवस के बारे में। आप सभी को पता है कि हम मनाते हैं कपास दिवस। तो इसको भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। कपास दिवस में वैसे मैंने बहुत कुछ नहीं ऐड किया है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये कपास दिवस मनाया कब जाता है, ये तो आप ही बताएँगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली हूँ। चलिए, 2019 समय क्या है? 2019 में विश्व व्यापार संगठन ने विश्व कपास दिवस की शुरुआत की। कब ये शुरू हुआ? 2019 में हुआ। किसके द्वारा? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। आप मुझे बताएँगे कब ये किस दिन मनाते हैं, ठीक? इस पहल का उद्देश्य कपास के उत्पादन, उसके उपयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमि के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, ठीक? साथ ही साथ इसमें एक बिंदु और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है आपका विश्व कपास दिवस, ये कार्यक्रम बेनिन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मतलब ये जो आपका कपास दिवस है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये जो आपका कार्यक्रम है, ये इन सभी समितियों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाता है। इसके लिए कोई एक संगठन या कोई एक संस्था ज़िम्मेदार नहीं है या कार्य नहीं करता है। ये सारी संस्थाएँ, ये सारी समितियाँ मिलकर इसमें कार्य करती हैं, ठीक? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और कुछ आपके जैसे महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो मैं उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से आपका करवा दूँगी। बाकी आप कम्युनिटी पोस्ट पर हर एक दिन का क्वेश्चन देखा करिए, वहाँ से आपको दिवस के क्वेश्चन आपके नहीं छूटने पाएँगे, ठीक? तो हर दिवस वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, हमें अपने इन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करना था। कल की क्लास आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, हालाँकि इम्पोर्टेंट हर दिन की क्लास है। लेकिन कल कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके किसी एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब ये है मेरा। साथ ही साथ अब ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, तो आप में से जिनको जाना है वो जा सकते हैं। बस 2 मिनट हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और वो ये है कि मैंने ये देखा, ये आज पहली बार कमेंट नहीं था, 1-2 बार और मैंने ऐसा कमेंट देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक बार बीटीसी कर चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, कोई अभी फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है या इस बार किसी ने एडमिशन लिया है। तो वो बोलता है कि हम तैयारी करें, कैसे करें? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अगर बीएड कर रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि जब तक आपका बीएड कंप्लीट होगा, तब तक आप एक बार अपने एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी कर चुके होंगे। फॉर्म आएगा, आप फ़िल अप करेंगे, सिलेक्शन आपका डेफ़िनिटली हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अगर आप बीएड कर रहे हैं या अभी आप केवल ग्रेजुएशन में ही हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं या आपके जो छोटे भाई-बहन हैं या जो अभी इंटर पास किए हैं या जो अभी इंटर छोड़िए ये बीए में हैं अभी, बीए, बीएससी जो भी हैं, अगर वो टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो ये क्लास उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, ठीक? तो आपके लिए ये कह सकते हैं बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी बीएड भी कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं,
हर दिन मात्र 1 क्लास लेते हैं तब भी आपका बीएड कंप्लीट होते-होते आपके पूरे सिलेबस यानी कि जो आपका टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम का या हम कह सकते हैं जो भी आपके होम साइंस के एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट के हों आपकी तैयारी काफ़ी मज़बूत हो जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है, इसको बीच में रोकना नहीं है। 1 घंटे की क्लास लेनी है, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होती ही नहीं है, तो आप एक मतलब हमारे चैनल पर बाकी की मैं नहीं बात कर रही हूँ, तो मैंने कभी जैसे आपका 1 घंटे से ज़्यादा का क्लास मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, कोई-कोई क्लास आपके ज़्यादा हो गए हैं, बाकी 1 घंटे के अंदर के ही क्लास सारे होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि अभी आप बीएड कर रहे हैं, अभी आप बीए कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए आपको समय नहीं देखना है, बस आपको तैयारी में लग जाना है, जिससे आपका जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या जब भी आपका बीएड कंप्लीट हो, तो आपको तैयारी के लिए भागना ना पड़े कि हमें ये तैयारी करनी है, अभी वो तैयारी करनी है, ठीक? तो आप लोग इसी के साथ-साथ तैयारी करते रहिए और जिनको एग्ज़ाम देना है, वो तो अपना लगे ही हैं। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन्हें नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है यानी कि विश्व कपास दिवस विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएँगे। कल की क्लास आप मिस नहीं करेंगे। आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक वाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।